छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले क्लास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग वहीं से क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और ऐसा जैसा स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे केमिस्ट्री पीजीटी क्लास लॉन्च हो चुके हैं, जिसका मात्र प्राइस है 999। तो जो भी बहुत सारे बच्चों ने कोर्स को परचेज किया है और जो भी बच्चे कोर्स को परचेज करना चाहते हैं वो परचेज कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोग को पूरे सिलेबस का चैप्टर वाइज डिटेल एनालिसिस मिलेगा, साथ में बहुत सारा क्वेश्चन भी आपको करने के लिए मिलेगा। जो भी बच्चे चाहते हैं उसको परचेज करना वो कर सकते हैं प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे। और हम लोग आज आगे की क्लास को आगे बढ़ाते हैं, जहां हम लोगों ने पिछले क्लास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ा था, वहीं से हम लोग आज आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशन क्या है। यानी केमिस्ट्री में वो कहाँ कहाँ पे विद्युत ऋणात्मकता यूज में आता है। तो आज हम लोग बढ़ाते हैं आगे। ये सब हम लोगों ने देख लिया था। तो आज हमारा जो टॉपिक है एप्लीकेशन क्या है, आज हमारा एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशन, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ कहाँ पे यूज होता है। सबसे पहले आ जाइए, क्या दिया हुआ है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक नेचर। यानी अगर किसी भी तत्व का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है तो हम लोग बता सकते हैं कि वो जो तत्व है वो धातु है या अधातु है। अगर कोई भी तत्व है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वो धातु है। वो क्या है, धातु है। अच्छा, और अगर कोई तत्व जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है यानी वो अधातु है। अधातु का विद्युत ऋणात्मकता का मान ज़्यादा होता है और धातु का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान कम होता है। हाँ, तो आ जाइए, पहला क्या है, धात्विक और अधात्विक गुण। धात्विक तथा अधात्विक गुण। हम्म, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के द्वारा हम लोग यह पहचान सकते हैं कि कोई जो तत्व है वो धातु है या अधातु है। पेज को ऐड करते हैं, आ जाइए ध्यान से। सबसे पहले जैसे एग्जाम्पल देखिए, हम लोग देख लेते हैं। आप लोगों ने देखा था लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। अच्छा, अब क्वेश्चन आएगा कि इसको अरेंज करना है। हम्म, ये ठीक है, इसको अरेंज करना है आपको धात्विक, ये मेटेलिक नेचर के, मेटेलिक नेचर पे। धात्विक गुण के आधार पे इसको लिख देना है, अरेंज करना है बढ़ती गुण के आधार पे। तो बताइए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है। आप लोगों ने याद किया था नाइट्रोजन का। यहाँ पे इसका कितना, 3। इसका 2.5। इसका कितना हो जाएगा जी, 2। इसका 1.5। इसका लिथियम का। जो भी स्टूडेंट्स मेरे पिछले वीडियो को देखे होंगे वहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, माइनर मिस्टेक, उसको आप सोल्व कर लीजिएगा। लास्ट में जब मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख रहा था तो मैंने बाद में देखा, तो मैंने यहाँ पे बस यहीं पे दिक्कत, ना के दीजिए। यहाँ पे आप लोग बच्चे दो सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पे
इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.1 होगा और इसका 0.7 होगा। ठीक है, यहाँ पे सुधार कर लीजिए, यहाँ पे 0.7 लिखा गया है तो थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, बाद में ये क्लेम न करे कि सर आपने ये कर दिया वो कर दिया, माइनर मिस्टेक था। अब आओ ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे देखिए तो धात्विक गुण किसका ज़्यादा होगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, यानी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो नॉन मेटेलिक नेचर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। सर ये प्रोपोर्शनल हो, अधात्विक गुण के प्रोपोर्शनल होगा। अब और ध्यान से देखिए, बट्टे लिख सकते हैं इसको आप क्या, धात्विक गुण, यानी जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू जितना कम, मेटेलिक नेचर उतना ज्यादा, धात्विक गुण क्या होगा उतना ज्यादा। तो लिथियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू 1 है किस पे, पाउलिंग स्केल पे, बेरिलियम का 2 है, बोरॉन बेरिलियम का 1.5 है, बोरॉन का 2 है, कार्बन का 2.5 है, नाइट्रोजन का ये हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा धात्विक गुण किसका होगा, लिथियम का होगा, उसके बाद बेरिलियम का होगा, उसके बाद बोरॉन का होगा, उसके बाद कार्बन का होगा, उसके बाद नाइट्रोजन का होगा। कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, हाँ, अब आ जाइए ध्यान से, ये देखिए यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, और एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए आ जाइए ध्यान से, और देखिए यहाँ पे सीजियम, रुबिडियम, और लिख देते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन। क्या है, सीजियम है, रुबिडियम है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। इसको आपको अरेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ मेटेलिक नेचर, धात्विक प्रवृत्ति के आधार पे इसको बढ़ते क्रम में लिखना है। गुण क्या था, मेटेलिक नेचर। तो अगर कोई बच्चे को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू याद है तो वो बता सकता है, जैसे देखिए लिख देते हैं यहाँ पे एक बार, सीजियम का कितना होता है, इसको अरेंज करना है। तो सीजियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू कितना होता है जी, 0.7, रुबिडियम का 0.8, फ्लोरीन का 4, क्लोरीन का 3, सल्फर का 2.5, ऑक्सीजन का 3। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब आ जाओ अब आ जाओ कंपेरिजन करो धात्विक गुण के आधार पर, यानी जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू जितना क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू जितना कम होगा, धात्विक नेचर क्या होगा, मेटेलिक नेचर उतना ज़्यादा होगा। क्या होगा, मेटेलिक नेचर उतना ज़्यादा होगा। तो आ जाओ यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, मेटेलिक नेचर ना, मेटेलिक नेचर, ठीक है। तो मेटेलिक नेचर क्या किसका सबसे ज़्यादा होगा, सीजियम का, और सबसे कम किसका होगा, फ्लोरीन का। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा मेटेलिक नेचर सीजियम का, सीजियम से कम किसका हो जाएगा, रुबिडियम का।
क्यों हो जाएगा रुबिडियम का? क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू इससे ज़्यादा है। उसके बाद थर्ड नंबर पे कौन होगा? मेटेलिक नेचर किसका होगा ज़्यादा जी? सल्फर का। फिर सल्फर से कम किसका होगा? देखो तीसरे नंबर पे कौन है? रुबिडियम हो गया, सल्फर हो गया, उसके बाद क्लोरीन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद फ्लोरीन है। तो ये एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। एप्लीकेशन नंबर 1 है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है तो आप क्या कर सकते हैं? पता लगा सकते हैं कि कोई भी तत्व किसी मेटल के अंदर में, किसी तत्व के अंदर में मेटेलिक नेचर ज़्यादा है या नॉन मेटेलिक नेचर ज़्यादा है। अब एक रैंडम क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, एक है एक्स, बाई और एक जेड है। एक एलिमेंट है एक्स, एक है बाई और एक है जेड। अब नहीं पता है, लेकिन इसका दिया हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू पॉलिंग स्केल पे किस पे दिया हुआ है? पॉलिंग स्केल पे इसका है, मान लेते हैं 0.9, इसका है 2.5 और इसका 2.9 है। ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा। तीन एलिमेंट्स हैं, एक है एक्स है, एक वाई है और एक जेड है। अब तीनों एलिमेंट्स का दिया हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू किस पे? पाउलिंग स्केल पे दिया हुआ है। तो आपको पता लगाना है कि तीनों तत्व में से मोस्ट मोस्ट नॉन मेटेलिक, सर्वाधिक बताइए इसमें। अब तो ज़्यादा चर्चा आगे बढ़ाते हैं सर। आध्यात्मिक गुण। तो बताओ सर्वाधिक आध्यात्मिक गुण किस में होगा? जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू ज़्यादा होगा वो क्या होगा? उसके अंदर में नॉन मेटेलिक नेचर या आध्यात्मिक गुण क्या होगा? उतना ज़्यादा होगा। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा, कौन हो जाएगा? जेड। क्योंकि जेड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू क्या है? ज़्यादा है। जेड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू ज़्यादा है। तो पहला एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के द्वारा हम लोग पहचान सकते हैं कि किसके अंदर में मेटेलिक नेचर ज़्यादा है और किसके अंदर में नॉन मेटेलिक नेचर ज़्यादा कम है। मतलब दोनों को हम लोग पहचान सकते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ाते हैं एप्लीकेशन नंबर 2। हम्म, अच्छा चलो इसको वहीं पे समझा देते हैं। हम्म, अब आओ एप्लीकेशन नंबर 2 है, एप्लीकेशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें अगर दो एटम्स के बीच में, क्या बोल रहे हैं? दो एटम्स के बीच में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर होगा, बॉन्ड क्या होगा? उतना ज़्यादा मजबूत होगा। क्या होगा? बॉन्ड उतना ज़्यादा मजबूत होगा। सबसे पहले दो चीज़ देखिएगा, मान लेते हैं, एक मान लेते हैं, बना लेते हैं बॉन्ड, समझिए ध्यान से। एक्स बाई के बीच, क्या है? एक्स और बाई के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। एक चीज़ कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा। एक्स के न्यूक्लियस और बाई के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग मान लेते हैं क्या है? बॉन्ड लेंथ। आबंध लंबाई। ठीक है, स्पेलिंग वगैरह जो भी माइनर मिस्टेक है इसको आप निगलेक्ट करिएगा। ये हो गया। ठीक है, इस दोनों के न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। और एक फैक्टर है बॉन्ड एनर्जी। क्या है? बॉन्ड एनर्जी। ऐसे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे।
आबंध ऊर्जा क्या है? आबंध ऊर्जा। इसको शॉर्ट में हर जगह देखिएगा क्या लिखेंगे? बॉन्ड लेंथ। और इसको हर जगह लिखेंगे बॉन्ड एनर्जी। तो छोटा छोटा टर्म है, इसको अभी आप समझ लीजिएगा, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी। ध्यान से आप लोग इस बात को समझिएगा कि बॉन्ड लेंथ किसको बोलते हैं? एक्स और वाई के न्यूक्लियस के बीच में जितना दूरी है उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। समझिए अब इस टॉपिक। बॉन्ड एनर्जी किसको बोलेंगे? एक्स और वाई के बीच में जो बॉन्ड बना है, क्या है? एक्स और वाई के बीच में जो बॉन्ड बना है उसको तोड़ने के लिए जो हम लोग एनर्जी दे रहे हैं उसको हम लोग बोल रहे हैं बॉन्ड एनर्जी बोल रहे हैं। अब ये पर मोल वगैरह डेफिनेशन वो सब बाद में पढ़ाएंगे, अभी इस टॉपिक पे आइए। एक्स और वाई के बीच के जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी दे रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी, आबंध ऊर्जा बोलते हैं। ध्यान चीज देखिएगा कि जो भी चीज का लंबाई ज्यादा होगा उसका स्ट्रेंथ यानी मजबूती क्या होगा? कम होगा। जैसे अगर कहीं आंधी तूफान वगैरह आता है तो वही पेड़ का गिरने का संभावना ज़्यादा होता है जिसकी लंबाई क्या होती है? ज़्यादा होती है। चाहे भूकंप वगैरह के दौरान वही मकान ज़्यादा गिरते हैं अगर मजबूती समान हो, तो जिसका हाइट क्या है? ज़्यादा है। चाहे कहीं देखिएगा, लंबा जो आदमी होता है बुढ़ारी में ज़्यादा झुक जाता है, नाटा आदमी उतना झुकता नहीं है। यानी ध्यान से देखिएगा, अगर कोई भी एटम्स का, दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बना है, बॉन्ड का लंबाई जितना ज़्यादा होगा उसको तोड़ना आसान है। क्या है? उसको तोड़ना आसान है। यानी उसको आप कम ही एनर्जी दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? वो टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। यानी ये जो चीज है दोनों एक दूसरे का रिवर्स है। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ में कैसा रिलेशन है? इनवर्सली। ये ध्यान दीजिएगा इस बात को। क्या बोल रहे हैं कि अगर जितना ज्यादा बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी का मतलब, अबंध ऊर्जा का मतलब क्या है? कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए ऊर्जा दे रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं अबंध ऊर्जा। तो जितना ज्यादा अबंध ऊर्जा है यानी बॉन्ड मजबूत है। अगर बॉन्ड मजबूत होगा तो बॉन्ड का जो लंबाई है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यानी बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ में कैसा रिलेशन है? इनवर्सली। अगर एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। हिंदी में भी लिख दे रहे हैं। हम्म, यही चीज है। ठीक है, तो एक चीज को पढ़ा देंगे तो दूसरा चीज क्या होगा? समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, बातों को समझिएगा कि दो एटम्स के बीच में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होगा, विद्युत ऋणात्मकता का जितना ज़्यादा क्या होगा? अंतर होगा, उतना ज़्यादा वहाँ पे चार्ज क्रिएट होगा। क्या होगा? उतना ज़्यादा चार्ज क्रिएट होगा। यानी आयनिक प्रकृति क्या होगा? उतना ज़्यादा होगा। यानी जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा? मजबूत बनेगा। क्या होगा? बॉन्ड उतना ज़्यादा मजबूत बनेगा। जैसे एग्जाम्पल से समझिए ध्यान से, एप्लीकेशन नंबर 2 है ना, इसको लिख देते हैं। 2 बॉन्ड लेंथ। ये हिंदी वाला नाम थोड़ा देख लीजिएगा, आबंधला। तो क्या बोल रहा है कि दो एटम्स के बीच में, दो परमाणु के बीच में जितना ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता का अंतर होगा, क्या हो जाएगा? उतना ज्यादा आयनिक नेचर जनरेट होगा। क्या होगा? उतना ज्यादा आयनिक प्रकृति उत्पन्न होगा। जितना ज्यादा आयनिक प्रकृति उत्पन्न होगा, जो बॉन्ड बनेगा उतना मजबूत बनेगा। बॉन्ड अगर मजबूत बनेगा तो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। एग्जाम्पल से समझिए इसको, समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। हम्म
एक लिख देते हैं HF, HCl, HBr, HI। क्या है? चलो इसको लिख दे रहे हैं हम लोग 1 2 3 4। इसको 1 2 3 4। ये बताइए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कहाँ पे है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का देखिए, लिख देते हैं एक बार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू। इसका 2.14, 2.13, 2.1.8 और इसका 2.5 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कहाँ पे है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कहाँ पे है? आप देखिएगा कि सबसे ज्यादा दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कहाँ पे है? हाइड्रोजन और फ्लोरीन में। क्योंकि अगर आप अगर लिखिएगा इसको, डेल्टा EN का मतलब क्या हुआ? चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर कहाँ पे है? मॉड में ले लीजिए, 4.0 माइनस 4, 2.1 आया कितना? 1.9। यानी यहाँ पे HF में क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज्यादा है। अगर दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता का जो अंतर है, जितना ज्यादा होगा बॉन्ड उतना ही ज्यादा मजबूत बनेगा। क्या होगा? बॉन्ड उतना ही ज्यादा मजबूत बनेगा। ये क्वेश्चन आपका टीआरई हो सकता है 1 या 2 में करवाए हैं। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके देखिएगा। जो भी बच्चे अगर नए होंगे, ऐसे मुझे लगता है पुराने बच्चे ने वहाँ पे वीडियो देखा होगा। अब जो भी आपका यूट्यूब पे वीडियो आएगा, प्लेटफॉर्म टीचर पे ही आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसा ही करवाए हैं। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर क्या है? 1.9 है। यानी दो एटम्स के बीच में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर होगा, बॉन्ड उतना ही मजबूत होगा। क्या होगा? बॉन्ड उतना ही मजबूत होगा। अगर बॉन्ड मजबूत होगा तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी बॉन्ड एनर्जी का वैल्यू क्या होगा? उतना ज़्यादा होगा। यानी अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, अब इसी ये दे दिया है, उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछे बॉन्ड एनर्जी का, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? इसको इस कलर से लिख देते हैं, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर। अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन की बताओ बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, ये क्वेश्चन आपके पास से है, तो बताओ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर यहाँ है, इसलिए ये बॉन्ड बनेगा H और फ्लोरीन के बीच में। वो क्या होगा? सबसे मजबूत होगा। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी किसका होगा जी? 1 का होगा। उसके बाद 2 का होगा। उसके बाद 3 का होगा। उसके बाद 4 का होगा। यानी 4 को तोड़ने के लिए सबसे कम ऊर्जा की जरूरत होगी। क्या होगी? जो हाइड्रोजन आयोडीन के बीच का बॉन्ड है, उसको तोड़ने के लिए क्या होगा? सबसे कम ऊर्जा लगेगा। ये क्वेश्चन हो गया बॉन्ड एनर्जी का। अब अगर क्वेश्चन पूछे, दोबारा यही क्वेश्चन पूछे, बस थोड़ा सा अंतर कर दे। इस बार बॉन्ड एनर्जी न पूछ के क्या पूछ दे आपसे? बॉन्ड लेंथ, आबंध लंबाई। आपसे अगर ये पूछे, ठीक है, तो अब बताइए, बताएं थे ये लगाइए, बॉन्ड एनर्जी जिसका ज़्यादा उसका बॉन्ड लेंथ उतना कम। ठीक है, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी 1 का, तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम, यानी सबसे मजबूत है। तो ये बताओ सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसका हो जाएगा जी? चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है।
कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दो एटम्स के बीच में जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर होगा उसके द्वारा हम लोग बता सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा। तो ये एप्लीकेशन नंबर 2 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ हम लोग अब देखते हैं एप्लीकेशन नंबर 3। एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तीसरा एप्लीकेशन है। हाइड्राइड की अम्लीय प्रकृति के बारे में भी हम लोग पता लगा सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशन करके। ठीक है, ध्यान से सबसे पहले समझिएगा ये हाइड्राइड किसको बोलते हैं। एक वर्ड आया है कौन, हाइड्राइड। तो बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, बाइनरी का मतलब क्या होता है, जिसमें दो ही तरह के एलिमेंट प्रेजेंट हो, यानी वैसे यौगिक जिसके अंदर में मात्र दो ही तरह के तत्व के परमाणु उपस्थित है, जिसमें एक कौन होगा, हाइड्रोजन कंपलसरी है, तभी हम लोग उसको बोलेंगे हाइड्राइड बोलेंगे। यानी ये हम लोग लिख सकते हैं हाइड्राइड में हाइड्राइड। बाइनरी कंपाउंड बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, यानी बाइनरी का मतलब द्विअंगी, यानी वैसे यौगिक जिसके अंदर में दो ही तत्व के परमाणु उपस्थित हैं, वैसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्राइड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिएगा, एग्जांपल देखिए, सबसे पहले लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन, अमोनिया, नाइट्रोजन यहाँ है, H2O है, और लिखिए HF लिख लीजिए। ये सब क्या है, हाइड्राइड है। क्या है, हाइड्राइड है। ठीक है, एक देखो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब बताओ तो ये हाइड्राइड है, CH3COO, हाइड्राइड या नहीं है। क्यों नहीं है हाइड्राइड, क्योंकि यहाँ पे देखो टोटल कितने तरह के तत्व उपस्थित हैं, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन और फिर एक ऑक्सीजन, यानी यहाँ पे टोटल 3 तरह के तत्व हैं। कितने तरह के, 3 तरह के तत्व उपस्थित हैं। तो ये हाइड्राइड नहीं है, ये सारा का सारा क्या है, हाइड्राइड है। ये भी हाइड्राइड है, ये भी हाइड्राइड है, ये भी हाइड्राइड है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, हाइड्राइड है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के द्वारा हम लोग यह बता सकते हैं कि कौन हाइड्राइड ज़्यादा अम्लीय है या कम अम्लीय है। क्या है, जैसे देखिए ध्यान से, दो तत्वों के बीच में, ठीक है, किसी हाइड्राइड में दो तत्वों के बीच में विद्युत ऋणात्मकता का अंतर, ध्यान से इस बात को समझिएगा। ठीक है, दो तत्वों के बीच में किसी यौगिक के अंदर में विद्युत ऋणात्मकता का जितना ज़्यादा अंतर होगा, वह कम, वो जो हाइड्राइड होगा उतना ही ज़्यादा एसिटिक होगा। क्या होगा, वो हाइड्राइड उतना ज़्यादा एसिटिक होगा। देखिए ध्यान से, अगर ये क्वेश्चन को समझिए, ए अगर क्वेश्चन आ जाए कि बताओ कौन ज़्यादा एसिटिक हाइड्राइड है, पहला अमोनिया है, दूसरा वाटर है, तीसरा HF है। अब इसमें से लिखना है, बताओ क्वेश्चन अगर आ जाए कि बताइए कौन ज़्यादा एसिटिक हाइड्राइड है, तो कैसे निकालिएगा।
सबसे पहले ये तो हाइड्राइड हो गया। अब क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, एसिडिक नेचर क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे। पहला हमारा कौन है? चलो एक क्वेश्चन देते हैं। सबसे पहले आ जाओ, यहाँ से लिख देते हैं। पहला है हमारा NaH, दूसरा है CS। यहाँ पे कोई बच्चे ये लॉजिक मत बताइएगा कि सर ये कंपाउंड बनता है नहीं बनता, जो बस दे रहे हैं इसको यूज करिए। उसके बाद है HF, उसके बाद है H2O, उसके बाद NH3 है। कौन है? NH3 है। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? ठीक है, आपको लिखना है एसिडिक आपको इसको अरेंज करना है, इस हाइड्राइड को एसिडिक बेसिस ऑन एसिडिक नेचर। इसको आपको अरेंज करना है। एक सोडियम हाइड्राइड है, या सीजियम हाइड्राइड है, एक HF है, एक H2O और एक अमोनिया है। तो इसको अरेंज करना है एसिडिक नेचर पे, कि कौन ज़्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है। सबसे पहले देखिएगा ध्यान से, क्या बोले हैं कि दो तत्वों के बीच में, क्या दो तत्वों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर जितना ज़्यादा होगा, क्या बोल रहे हैं, दो तत्वों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर जितना ज़्यादा होगा, वो जो हाइड्राइड होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। अगर आप मन है तो इसको देखिए, यहाँ पे इसका लगा ले 0.9, इसका 0.9 है, इसका 2.1 है, इसका 0.7 है, और इसका 2.1 है, इसका 2.1 है, इसका 4 है, इसका 2.1 है, 3.5 है, इसका 2.1 है, और इसका 3 है। अब बताइए कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, यहाँ मॉड लगा के यूज करिएगा। यहाँ पे देखिए मॉड डेल्टा EN का वैल्यू क्या है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, फॉर हाइड्राइड चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स के बीच में जितना ज़्यादा होगा, हाँ पहले बनाते हैं उसके बाद लिख लीजिएगा। अब बताइए कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो अंतर है कहाँ पे आ रहा है, देखिएगा तो मॉड में, यहाँ पे। यानी देखिए, अगर हम लोग बात करें एसिडिक नेचर का, सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर किसका हो जाएगा जी? HF का। किसका हो जाएगा? HF का हो जाएगा। फिर ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा। उसके बाद आप लिख लीजिए कौन हो जाएगा? H2O। ये उसके बाद NH3 लगा लीजिए, उसके बाद NaH लगा लीजिए, उसके बाद CH लगा लीजिए। ये है, यानी हम लोग ये लिख सकते हैं ना, ये हो गया एप्लीकेशन नंबर 3, कि अगर आपको कहीं भी दिक्कत लगी कौन सा हाइड्राइड ज़्यादा एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है, तो दोनों के एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकाल लीजिए, जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर। ये हमारा एप्लीकेशन नंबर 3 हो गया। अब इसके बाद हम लोग निकाल सकते हैं एप्लीकेशन नंबर 4। ऐड कर देते हैं पे।
फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉन्ड्स का नेचर निकाल सकते हैं, नेचर ऑफ बॉन्ड्स। नेचर ऑफ बॉन्ड यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉन्ड की प्रकृति को निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बॉन्ड की प्रकृति को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाओ ध्यान से। मान लो एक एटम है एक्स और एक है बाई है। क्या है, एक एटम एक्स है और एक बाई है। अब दोनों एटम दोनों तत्व के, दोनों एलिमेंट्स के एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इसको हम लोग लिख दे रहे हैं, मान लिया जाए इस तरीके से, मॉड काई एक्स माइ, इसको अलग लेटर से लिख, तब आप लोग मॉड आ जाइए, मिनट, यहाँ हम लोग दे रहे हैं मॉड इकाई का सिंबल है। यहाँ कौन सा तत्व का मान लीजिए लिख रहे हैं, हम लोग एक्स का लिख रहे हैं, तो यहाँ लिख दीजिए एक्स माइनस काई। यहाँ कौन सा तत्व है, बाई है, कौन है, बाई है, यहाँ बाई लिख दीजिए। और यहाँ क्या कर दीजिए, मॉड लगा दीजिए, क्या कर दीजिए, मॉड लगा दीजिए। अब ध्यान दीजिए, काई एक्स माइनस काई बाई, यानी दो तत्वों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर जीरो हो जाए, क्या हो जाए, दो तत्वों के बीच विद्युत ऋणात्मकता का मान अगर जीरो हो जाए, इक्वल टू जीरो। अगर दो तत्वों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता का मान जीरो हो जाए, तो जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, जीरो। और दूसरा कंडीशन है डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट केस में जो बॉन्ड होगा पोलर होगा, जो बॉन्ड होगा वो, सॉरी सॉरी सॉरी, बॉन्ड क्या हो जाएगा, नन पोलर, यानी जो बॉन्ड होगा आपका हो जाएगा नन पोलर। और इस केस में जो अगर काई एक्स माइनस काई बी अगर जीरो नहीं हुआ, तो जो बॉन्ड होगा वो पोलर हो जाएगा, यानी काई ए माइनस काई बी अगर इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो अध्रुवीय, क्या हो जाएगा, अध्रुवीय, यानी यहाँ पे किसी भी तरह का ध्रुव पॉजिटिव निगेटिव फील्ड जनरेट नहीं हो रहा है। अगर काई ए माइनस काई बी जीरो नहीं हुआ, तो बॉन्ड कैसा हो जाएगा, ध्रुवीय नेचर का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ध्रुवीय नेचर का हो जाएगा। यानी ये एप्लीकेशन नंबर 4 है कि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बॉन्ड बता सकते हैं कि कोई भी जो बॉन्ड है वो पोलर है या नन पोलर है। पोलर कब होगा, जब दो तत्वों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो जाए, जीरो हो जाए, पोलर। जैसे एग्जांपल समझिए, ऐसे समझिए एग्जांपल, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे बॉन्ड बना है कार्बन कार्बन के बीच में, और यहाँ पे बना है बॉन्ड कार्बन फ्लोरीन के बीच। ठीक है, अगर यहाँ पे काई ए माइनस काई एक्स माइनस वाई भी करिएगा, तो जितना इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी दोनों तत्व का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिखिए, अगर काई सी माइनस काई सी कार्बन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो।
यहाँ पे अगर लिखिएगा मॉड में ही लिख दीजिए यहाँ पे इस केस में। अगर इस केस के लिए बात आप करें तो इस केस के लिए कैसे लिखिएगा, जैसे लिखना है काई एक्स, मतलब एफ, काई एफ माइनस काई सी। यहाँ पे अगर आप निकालिएगा तो जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसका 4.4 है और इसका 2.5 है, तो वैल्यू जीरो नहीं होगा। यानी यहाँ पे जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, अगर जीरो हो जाएगा तो यानी कार्बन कार्बन के बीच में जो बनेगा बॉन्ड वो क्या होगा, अध्रुवीय होगा। कैसा होगा, अध्रुवीय हो जाए। ये क्या हो जाएगा, अध्रुवीय। और ये कैसा हो जाएगा, यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा हो जाएगा, ध्रुवीय। यानी कार्बन फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बना है उसका नेचर कैसा होगा, पोलर होगा। कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बना है वो कैसा नेचर का होगा, वो कैसा नेचर का होगा, कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बना है वो नॉन पोलर नेचर का होगा। अब इसको लेके अलग कुछ कुछ साइंटिस्टों ने अपना एक अलग फॉर्मूला बताया। अब हम लोग पेज को ऐड कर देते हैं। अब आ जाओ कि कोई भी कंपाउंड, कोई भी बॉन्ड में कितना पोलर नेचर है, यानी कितना आयनिक नेचर है, कितना कोवैलेंट नेचर है, इसको लेके कुछ कुछ साइंटिस्टों ने अपना एक फॉर्मूला बनाया है। इसमें से एक हम लोग आते हैं, एक फॉर्मूला है हमारा, इसके द्वारा दिया गया था हेनी स्मिथ, हेनी एंड स्मिथ के द्वारा। ठीक है, हेनी और स्मिथ के द्वारा क्या दिया गया था, एक फॉर्मूला दिया गया था। एक मिनट, इसको ऐसे लिख दीजिए। हाँ, अकॉर्डिंग टू हेनी एंड स्मिथ, हेनी स्मिथ ने क्या किया कि दोनों मिलके क्या किया कि दो एलिमेंट्स है, दो एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस को लेके एक फार्मूला बनाया, और उसी फार्मूले को हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। और उसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड है या कोई भी बॉन्ड है उसके अंदर में आयनिक कैरेक्टर कितना है। क्या है, कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर में आयनिक कैरेक्टर कितना है। तो लिख सकते हैं ऐसे, परसेंट आयोनिक करेक्टर। क्या है, परसेंट आयनिक करेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 इंटू, मान लिया जाए कोई भी एटम एक्स और ये चाहे मान लो ना काई ए माइनस काई बी प्लस 3.5 इंटू काई ए माइनस काई बी का होल स्क्वायर। क्या है, ये फॉर्मूला किसके द्वारा दिया गया था, हेनी और स्मिथ के द्वारा। इस फॉर्मूले के द्वारा हम लोग क्या, उन्होंने क्या बताया कि इस फॉर्मूले के द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं कि कोई भी बॉन्ड है उसके अंदर में आयनिक प्रकृति कितना है, आयनिक प्रकृति निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मान लो जाए एक और मान लिया जाए यहाँ पे जो कोई बॉन्ड बना है किसके किसके बीच में बना है, तो इस रंग से लिख देते हैं, ए और, इस बार जो बॉन्ड बना है किसके बीच में, ए और बी, दो एटम्स है, एक है ए और एक बी है। तो ए और बी के बीच में कितना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अंतर है, इसको लेके हेनी और स्मिथ ने एक फॉर्मूला बताया।
जिसके द्वारा हम लोग आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं। 16 इंटू काई ए, अगर ए एटम है तो काई ए माइनस काई बी प्लस 3.5 इंटू काई ए माइनस काई बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अब आओ, अगर हम लोग यहाँ पे रख देते हैं 2.1, क्या रख देते हैं, काई ए माइनस काई बी का वैल्यू, ये आप लोग को याद रख लेना है। काई ए माइनस काई बी का वैल्यू अगर 2.1 रख देते हैं तो यहाँ पे जो परसेंट आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आप रख के भी देख सकते हैं, इसका जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, 50% आयनिक कैरेक्टर। यानी अगर मान लिया जाए, ध्यान से देखिए, कोई भी बॉन्ड, ठीक है, ये चीज़ केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ाया जाएगा, कोई भी रियल चीज़ आपको 100% नहीं होता है। इसीलिए देखते हैं डिटॉल वगैरह, चाहे लाइफ बॉय, जो भी कंपनी है वो क्या क्लेम करती है कि मेरा जो साबुन है, मेरा जो सोप है, मात्र 99.9% क्या करता है, जर्म्स को मारता है। यानी कोई भी बॉन्ड 100% ना तो आयनिक होता है ना कोवैलेंट होता है। तो ये केमिकल बॉन्डिंग की बात है, लेकिन इस फार्मूले के द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 3 कंडीशन आएगा, क्या होगा, 3 कंडीशन। चलो वो आगे लिख देते हैं। पहला कंडीशन नंबर 1, तीन बना दीजिए एरो। पहला कंडीशन क्या आता है, ठीक है, काई ए माइनस काई बी, ठीक है, दो एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर जो है वो कितना है, वो आ रहा है आपका 2.1 आ रहा है। अगर इस केस में निकालिएगा तो यहाँ परसेंट आयोनिक करेक्टर कितना हो जाएगा, करेक्टर 50%। यानी दो एटम के बीच में जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर 50% है तो जो बॉन्ड बनेगा दो एटम के बीच में, उसमें 50% आयनिक प्रकृति भी होगा और 50% सहसंयोजी प्रकृति भी होगा। क्या होगा, 50% आयनिक प्रकृति और 50% सहसंयोजी। अगर 50% आयनिक करेक्टर, तो ये तो लिखने का जरूरत है ही नहीं, कोई भी चीज अपने आप में कैरेक्टर भी कितना हो जाएगा, 50%। ठीक है, हिंदी में इसको लिख देते हैं सहसंयोजी प्रकृति। सहसंयोजी प्रकृति कितना हो जाएगा, 50%। आयनिक प्रकृति भी कितना हो जाएगा, 50। अगर दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर 2.1 से ज्यादा आ रहा है, कंडीशन नंबर ये यहाँ इसको लिख दो, काई मॉड काई ए माइनस काई बी, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 2.1। यानी अगर दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो अंतर आ रहा है वो 2.1 से ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, लगा दीजिएगा यहाँ पे आप, तो इसमें क्या हो जाएगा, आयनिक करेक्टर 50% से ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परसेंट आयनिक प्रकृति क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 50%। अगर आयनिक प्राकृतिक 50% से ज़्यादा हो जाएगा आयनिक करेक्टर, तो कोवैलेंट करेक्टर क्या हो जाएगा, 50 से कम जाएगा। अब आपके पास एक और ऑप्शन आ सकता है यहाँ पे, ये लगा लो, काई ए माइनस काई बी लेस देन 2.1। यानी दो एटम्स के बीच में जो विद्युत ऋणात्मकता है उसका जो अंतर है वो 2.1 से कम हो जाए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे इसका वैल्यू निकालेगा तो 50 से कम हो जाएगा। यानी
एक लाइन बना देते हैं। अब आइए, हाँ, परसेंट हम्म परसेंट आयनिक करेक्टर लेस देन 50%, यानी परसेंट संयोजी प्रकृति जो होगा वो क्या हो जाएगा, 50% से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये किसके द्वारा दिया गया था, हेनी और स्मिथ के द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कोई भी बॉन्ड के अंदर में कितना प्रतिशत आयनिक प्रकृति है और कितना प्रतिशत सहसंयोजी प्रकृति है। तो ये हमारा एप्लीकेशन नंबर 4 था, लेकिन ये अभी पूरा नहीं हुआ है। हेनी और स्मिथ का जो ये फॉर्मूला था पूरी तरीके से थियोरेटिकल था, यानी पूरी तरीके से थ्योरी पे आधारित था। किस पे आधारित था, थ्योरी पे आधारित था। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिसका नाम क्या था, गैलिस नाम था। गैलिस नाम था, क्या नाम था, गैलिस नाम था। गैलिस ने जो जब अपना ये फॉर्मूला दिया, मतलब ये फॉर्मूला नहीं, अलग अपना बताया तरीका, तो उनका जो था वो थियोरेटिकल नहीं था। उन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद अपना बताया। सबसे पहले क्या हुआ, आए कौन, अकॉर्डिंग टू गेलिस। गेलिस क्या किया कि अलग अलग एक्सपेरिमेंट के द्वारा क्या किया, किसके किसके बीच में ग्राफ बनाया। बनाया किसके किसके बीच में, डेल्टा ई एन। डेल्टा ई एन का मतलब क्या हुआ, दो तत्वों के बीच में विद्युत ऋणात्मकता का अंतर। ठीक है, इसको बार बार लिखने का जरूरत नहीं है। डेल्टा एन का मतलब क्या हुआ, दो तत्वों, जैसे हम वहां पे मान लीजिए ए और बी ले रहे हैं, तो काई ए माइनस काई बी मॉड में, या काई बी माइनस काई बी, जो भी बड़ा है उसमें से छोटा को माइनस कर दीजिए। तो ये किसके किसके बीच में लिया, हम्म ये इसने इसने किसके किसके बीच में ग्राफ बनाया, एक मिनट, ये, और दूसरा किसके बीच में बनाया ग्राफ, आयोनिक करेक्टर के बीच में ग्राफ बनाया। ये इन्होंने किसके किसके बीच में ग्राफ बनाया, आयनिक प्रकृति और आयनिक प्रकृति और दो तत्वों के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के अंतर को लेके ग्राफ बनाया। तो देखा क्या कि जब दो तत्वों के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अंतर मान ले जाए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 0 है, 1.1 लिख दे रहे हैं, 1.5 है, 1.7 है, यहाँ भी आयनिक करेक्टर लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब जब इन्होंने क्या देखा, यहाँ पे मान लिया जाए, लिख दे रहे हैं 50% है, यहाँ पे 10%, यहाँ पे 5% है। इस तरीके से इन्होंने क्या देखा कि जब दो तत्वों के बीच में जब दो तत्वों के बीच में विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कितना हो जा रहा है, 1.7 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 1.7 हो जा रहा है। तब जो आयनिक करेक्टर है वो कितना परसेंट आ रहा है, 50% आ रहा है। कितना आ रहा है, 50% आ रहा है। ठीक है, इसको और है कि थोड़ा सा टेढ़ा रहना चाहिए था। यानी गेलिस का जो ये ग्राफ था पूरी तरीके से थियोरेटिकल नहीं था, इसलिए
हम लोग गेलिस को ज़्यादा एक्यूरेट मानेंगे, क्योंकि ये वो जो हेनी और स्मिथ का था वो पूरी तरीके से थ्योरेटिकल था। ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने के बाद ग्राफ खींचा गया था। अब इसमें 3 कंक्लूजन है। पहला क्या है? पहला, डेल्टा ई एन, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर दो तत्वों के बीच में 1.7 से ज़्यादा है। कितना है? 1.7 से ज़्यादा है। तो क्या होगा? आयनिक प्रकृति भी कितना होगा? 50% से ज़्यादा होगा। आयनिक प्रकृति भी कितना ज़्यादा होगा? ग्रेटर देन 50%। ये पहला केस आपका हो गया। अब आओ सेकंड केस। क्या हो सकता है कि दो तत्वों के बीच में जो विद्युत ऋणात्मकता का जो अंतर है, ठीक है, दो तत्वों के बीच में विद्युत ऋणात्मकता का अंतर है, वो अगर 1.7 हो जाए, कितना हो जाए? 1.7 हो जाए। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, En इक्वल टू 1.7। तो उस केस में आयनिक प्रकृति, आयनिक नेचर भी कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आयनिक नेचर भी 50% हो जाएगा। नेचर भी कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा केस क्या है? केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या है कि दो तत्वों के बीच में अगर डेल्टा डेल्टा ई एन का वैल्यू क्या हो जाए? 1.7 से कम हो जाए। तो उस केस में क्या हो जाएगा? जो परसेंट आयनिक है, परसेंट आयनिक प्रकृति है, वो क्या हो जाएगा? वो लेस देन 50% हो जाए। वो क्या हो जाएगा? लेस देन 50% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक है, कितना हो जाएगा? लेस देन 50% हो जाएगा। यानी 50% हो जाएगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा? 50% से ज़्यादा हो जाएगा। और हम लोग आगे के क्लास को पढ़ेंगे। हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.3 भी बना के लेके आएंगे। उसमें इसका कुछ एप्लीकेशन क्या है बचा हुआ है।